हेलो। आज हम लोग जो विलियम शेक्सपियर की कहानियाँ हैं उसमें जूलियस सीजर को पढ़ने वाले हैं। जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है। देखते हैं इस कहानी को। 15 फरवरी का दिन है। रोमन परंपरा के अनुसार इस दिन लूपरकल नामक त्यौहार मनाया जाता था। यह त्यौहार रोम के विकास और समृद्धि का प्रतीक था। इसी दिन महान शासक जूलियस सीजर पॉम्पी पर विजय प्राप्त करके रोम आने वाला था। त्योहार की खुशी और जूलियस सीजर की विजय ने रोम के लोगों को उल्लासित कर दिया था। वे उसका भव्य स्वागत करना चाहते थे, इसीलिए काम धंधे बंद करके वे नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एकत्रित होने लगे। कुछ ही पल में वहां लोगों का विशाल समुदाय दिखाई देने लगा, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो जूलियस सीजर की इस विजय से अप्रसन्न थे। फ्लेवियस और मार्लस, ये दोनों रोम के प्रतिनिधि थे और सीजर से घृणा करते थे। उन्हें पता चल गया कि रोम निवासी जूलियस सीजर के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, तो वे भड़क उठे और कठोर स्वर में बोले, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कल तक तुम वीर पॉम्पी को देखने, उसके स्वागत की तैयारी करते थे, परंतु उसके पराजित होते ही तुम्हारा प्यार और वफादारी भी बदल गई। आज तुम उसके शत्रु जूलियस सीजर के लिए बेचैन हो रहे हो, उसकी जय जयकार कर रहे हो। परंतु एक बात अच्छी तरह से जान लो कि सीजर की विजय से रोम का कोई भला नहीं होगा। जाओ, यहाँ से चले जाओ और पॉम्पी की पराजय का शोक मनाओ। तुम्हारे लिए यही उचित है। लोगों का विशाल जन समुदाय तितर बितर होने लगा। देखते ही देखे मुख्य प्रवेश मार्ग पूरी तरह से खाली हो गया। इसी बीच कुछ अन्य जनप्रतिनिधि भी आ गए जो सीजर से विरोधी थे। फ्लेवियस उन्हें समझाते हुए बोला, अपने स्वागत की ऐसी भव्य तैयारी देखकर सीजर का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और अहंकार में भरकर वह हमें अवश्य अपमानित करेगा। अतः हमें उसके स्वागत के लिए की गई सजावट नष्ट कर देनी चाहिए। अभी वे इस विषय में सोच ही रहे थे, तभी गाजे बाजे के साथ सीजर और उसकी सेना ने जुलूस के रूप में नगर में प्रवेश किया। उस समय जुलूस में सीजर की पत्नी कॉलपुर्निया, की पत्नी पोर्सिया और ब्रूटस, डिसियस, कैल्सियस, कासियस और सिसोरो था। इन सबके साथ राज्य ज्योतिषी भी थे। लूपरकल के अवसर पर रोम में एक दौड़ का आयोजन किया जाता था। इसके संबंध में मानता थी कि इस पवित्र त्योहार के अवसर पर दौड़ने वाले के स्पर्श मात्र से बाहर स्त्रियां गर्भ धारण कर लेती थी। सीजर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह लूपरकल की दौड़ में भाग लेने के लिए अपने साथ एंटोनियस नामक सेवक को लाया था। सीजर ने कॉलपुर्निया को उस मार्ग पर खड़ी होने के लिए कहा जहां से एंटोनियस दौड़ते हुए निकलना था। उसने एंटोनियस को भी समझा दिया था कि उसे दौड़ते हुए कॉलपुर्निया को स्पर्श करना है। इसी बीच ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हुए बोला, जूलियस सीजर, मेरी गणना के अनुसार 15 मार्च की तिथि आपके लिए बड़ी अशुभ है और कष्ट प्रदायक है, इसीलिए इस दिन आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। सीजर हंसते हुए बोला, वीर पुरुष गणनाओं पर बल्कि नहीं अपनी तलवारों पर विश्वास करते हैं। इस युद्ध में मेरे सारे शत्रु नष्ट हो गए हैं। अब किसमें इतना साहस बचा कि मेरे अहित कर सके? आप अपनी भविष्यवाणी रहने दें, मुझे यह व्यर्थ की प्रतीत होती है। इस प्रकार ज्योतिषी की बात को सुनी अनसुनी कर वह जुलूस के साथ आगे बढ़ गया, परंतु ब्रूटस वहीं खड़ा था। यह देखकर कैसियस भी लौट आया और उसे कुरेदते हुए बोला, रुक क्यों गए ब्रूटस? क्या तुम लूपरकल दौड़ देखने नहीं जाओगे? तुम जाकर लूपरकल दौड़ देखो, मेरा मन नहीं है, ब्रूटस ने रूखे स्वर में जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों से ब्रूटस का व्यवहार असामान्य रूप से बदल गया था। सीजर के प्रति उसकी आत्मीयता और सम्मान में कमी आ गई थी। उसके मन विचारों में द्वंद्व उलझा हुआ था। वह उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। यही कारण था कि वह सबसे अलग थलग रहता था, किसी के ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। परंतु कैसियस इस बातचीत को महसूस कर रहा था। ब्रूटस ने जब उत्सव में सम्मिलित होने से अनिच्छा दिखाई तो कैसियस सारी बात समझ गया। फिर उसके मन के द्वंद्व को उभारते हुए बोला, ब्रूटस, जब कोई व्यक्ति मन की गुत्थियों में उलझ जाता है तब उन्हें सुलझाने के लिए उसे दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस समय तुम भी कुछ ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो। ब्रूटस समझ गया कि उसके मन के द्वंद्व को जान चुका है और उसे भड़का कर बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसे सीजर की विजय का उद्घोष सुनाई दिया। आखिरकार कि रोम की जनता ने सीजर को अपना राजा मान ही लिया। यद्यपि मैं सीजर को बहुत प्यार करता हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता कि वह रोम के सिंहासन पर बैठे। यह कहकर ब्रूटस ने ठंडी आह भरी। फिर विस्मित होकर बोला, कैसियस, तुम यहाँ क्यों रुके हो? इस अवसर पर तुम्हें सीजर के साथ होना चाहिए। क्या तुम्हें मुझमें कुछ
मुझसे कुछ कहना है? धूर्त कैसियस बातों पर जाल फैलाते हुए बोला, ब्रूटस, मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चिंतित हूँ। किसी के भय या दबाव से मुझे जीना पसंद नहीं है, और मैं वहाँ भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी हमारी तरह साधारण व्यक्ति था, जिसका पालन पोषण हमारी तरह ही हुआ था। हम भी सीजर की तरह स्वतंत्र थे। आज उसे वीर और पराक्रमी समझा जाता है, परंतु यही वीर कई बार अपनी कायरता दिखा चुका। एक बार टाइबर नदी में बाढ़ आ गई थी। मेरे साहस और हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए सीजर ने मुझे नदी पार करने के लिए ललकारा। हम दोनों नदी में कूद पड़े, परंतु नदी पार करने से पहले ही सीजर थक गया और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। तब मैंने उसे डूबने से बचाया था। इसी तरह इस बार हम स्पेन में थे। उस समय सीजर को तेज बुखार हो गया था। ऐसी स्थिति में वो बच्चों की तरह कराते हुए पानी मांगने लगा। ऐसा कमजोर और कायर व्यक्ति आज हमारे बल पर विजेता बन गया। लोग भगवान की तरह उसकी पूजा करते हैं। यह भाग्य का खेल नहीं, बल्कि हमारा आक्रमणीयता की शक्ति संपन्न होने के बाद भी हम उसके दास हैं, जबकि उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। कई वर्ष पहले रोम में ब्रूटल नाम का एक वीर था। वह रोमन राज का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करता था। उसकी दृष्टि में रोम का राज्य शैतान के राज्य के समान था। उसी वीर ब्रूटल के परिवार में संबंधित होने पर भी तुम सीजर का सम्मान करते हो, उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते हो। इससे अधिक हमारे लिए अपमान की बात और क्या होगी? कैसियस, तुम क्या कहना चाहते हो और मुझसे किस बात की आशा कर रहे हो? यह मैं भली बात जानता हूँ, परंतु अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। इसके लिए हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस समय जैसी स्थिति है, जिसके अंतर्गत रोम में रहने की अपेक्षा किसी दूरस्थ गांव में रहना अधिक शांति और सुकून भरा है। ब्रूटस ने थोड़ा सा उत्तेजित होकर प्रत्युत्तर दिया। ब्रूटस पर अपनी बातों का असर देख कैल्सियस मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसका तार ठीक निशाने पर लगा था। अभी वे बातें ही कर रहे थे कि जुलूस लौट आया। तभी उन्होंने क्रोध में तमतमाते हुए सीरज को देखा। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। कॉलपुर्निया भी उसकी उदास का मुरझाई हुई दिखाई दी। सिसेरियो भी क्रोधित दिखाई दिया। मार्ग में सीजर ने एंटोनियो से कहा, कैसियस, जैसे पतले, सूखे और चिंतनशील व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे लोगों ना तो किसी को अपने से बड़ा देख सकते और ना ही उनकी प्रसन्नता को सहन कर पाते। हंसने बोलने वाले, खेलने कूदने वाले या संगीत से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। इनसे दूर रहना ही उचित है। इसीलिए तुम मेरे आसपास हष्ट-पुष्ट और प्रसन्न रहने वाले सेवक नियुक्त कर दो। एंटोनियस ने ऐसा ही किया। सीजर का जुलूस आगे बढ़ गया। चूंकि कैसियस और ब्रूटस उत्सव में सम्मिलित नहीं होते, इसीलिए उन्होंने कास्का से सारी बात बताने के लिए कहा। कास्का बोला, उत्सव में एंटोनियस ने सीजर के 3 बार मुकुट भेंट किया, लेकिन तीनों बार सीजर ने उसे ससम्मान लौटा दिया। इससे रोम की जनता प्रसन्न हो गई। लोग तालियां बजाने लगी, टोपियां उछलने लगी। तभी अधिक भीड़ के कारण सीजर का दम घुटने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वो मूर्छित होकर वहीं लुढ़क गया। परंतु गिरने से पूर्व उसने अपने अंगरंग उतार दिया था और जनता से कहा कि यदि वह चाहे तो उसके सर काट सकती है। उसकी इस बात ने उपस्थित लोगों को मोहित सा कर दिया। वहीं दूसरी ओर उसने फ्लेवियस और मार्लोस को सेवा से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी मूर्ति की सजावट नष्ट करने का अपराध किया था। ब्रूटस को पता चला कि सीजर हिस्टीरिया का मरीज है, इसलिए उसने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। लेकिन कैसियस व्यंग्यपूर्ण शब्दों में बोला, सीजर की अपेक्षा गिरने का रोग हम लोगों में अधिक है। कैसियस जानता था कि ब्रूटस सीधा और सज्जन व्यक्ति है, उसे आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि सीजर सबसे विश्वासपात्र और घनिष्ठ होने के कारण ब्रूटस उसके प्रति ईमानदार है। चूँकि सीजर को कैसियस पसंद नहीं था, इसीलिए वह भी उसे घृणा करता था। किंतु उसने सोच लिया था कि उसे किस प्रकार ब्रूटस को अपने पक्ष में करना है, लेकिन इससे उसको कास्का और को अपने पक्ष में करना आवश्यक था। इसके लिए उसने एक योजना बनाई और कास्का को अगले दिन अपने घर पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। कास्का आमंत्रण स्वीकार करके वहां से चला गया। अगले दिन कास्का निर्धारित समय पर कैसियस के घर पहुंचा। कैसियस उसे अपने वक्त जाल में फंसाता रहा। हम शक्ति संपन्न होने के बाद भी एक ऐसे व्यक्ति के दास हैं जो न केवल कायर है बल्कि बुद्धिहीन अभिमानी है। ऐसे व्यक्ति की दास्ता हमारे गौरव और सम्मान पर कलंक है। इससे अधिक हमारे लिए अपमान की बात और क्या होगी। लेकिन यदि हम मिल जाएं तो इस कलंक से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। उसने ये बातें कुछ इस प्रकार कहीं कि कास्का उत्तेजित हो उठा। बोला, वह क्रोधित होकर बोला, कैसियस,
तुम सीजर के विरुद्ध जो भी कदम उठाओगे उसमें सदा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस अत्याचारी के अंत करके ही दम लूंगा। इस प्रकार बातों ही बातों में उसने सीजर के सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लिया। इस विजय से उसकी आंखें प्रसन्नता से भर उठी। इसके बाद कैसियस ने अपनी धूर्तपूर्ण बातों से कुछ और लोगों को भी अपनी ओर कर लिया। ये सभी सीजर के विश्वास पात्र थे। इसी तरह उसने अनेक तर्क देकर ब्रूटस को भी अपनी सहायता के लिए मना लिया। जिस दिन रोम के सिंहासन पर सीरज का राज्याभिषेक था, उससे एक रात पूर्व कैसियस और कास्का ने सहयोगियों के साथ ब्रूटस के घर पहुंच गया। वहां उसने सीजर और एंटोनियस की हत्या का प्रस्ताव रखा। सभी के प्रस्ताव का स्वागत किया गया, परंतु ब्रूटस असहमति व्यक्त करते हुए बोला, यह सीजर की इस प्रकार सीधे ढंग से हत्या कर दी गई तो यह मरकर रोम में भगवान का स्थान प्राप्त कर लेगा। रोम की जनता उसकी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उठ खड़ी होगी। अतः हमें यह काम सोच समझ कर करना होगा जिससे उसकी हत्या राष्ट्र हित में लगे। ब्रूटस की बात में दम था। सभी उसकी बुद्धिमत्ता के कायल हो गए, इसीलिए पुनः सारी योजना बनाई जाने लगी। अंततः सब कुछ निर्धारित हो गया। इधर सीजर की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उधर कॉलपुनिया ने एक सपना इस घटना का आभास हो गया था। प्रातः उसने सीजर को स्वप्न के बारे में बताया, बाहर न जाने की प्रार्थना की। वह 15 मार्च का दिन था। ज्योतिषी ने भी सीजर को इस दिन सावधान रहने की चेतावनी दी थी, परंतु अहंकार में भरा सीजर उसी दिन राजधानी में जाने के लिए उत्सुक था। वह कलपुर्निया से बोला, इस प्रकार का व्यवहार कायरों को शोभा नहीं देता, महान जूलियस सीजर को नहीं। यदि आज मेरी मृत्यु निश्चित है तो वह घर बैठे भी आ सकती है, परंतु मैं कायरों की भांति घर में बैठने की बजाय बाहर खतरों का सामना करना अधिक पसंद करूंगा। कलपुर्निया ने उसके पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आप चाहे जितने भी तर्क दें, किंतु आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। रात के स्वप्न में मेरा चैन छीन लिया है, मेरा मन भयभीत हो रहा है। आप एंटोनियस को वहां भेज दें। वह सीनेट के सदस्यों को कह देगा कि तबीयत खराब होने के कारण आप सीनेट में नहीं आ सके। सीजर ने आधे अधूरे मन से कलपुर्निया की बात मान ली। तभी उसे ले जाने के लिए डेसियस आ गया। सीजर ने डेसियस से कहा, तुम सीनेट के सदस्यों को सूचित कर दो, आज मैं राजधानी में नहीं आऊँगा। निर्धारित कार्यक्रम में अचानक परिवर्तन देख डेसियस आश्चर्यचकित रह गया। उसने इस प्रकार घुमा फिराकर पूछा कि सीजर ने विवश होकर उसे सब कुछ बता दिया। तब डेसियस प्रसन्न होकर बोला, यह तो बड़ा ही शुभ स्वप्न है। इसका अर्थ है कि आज से रोम में नवीन रक्त का संचार होगा, लोगों को नवजीवन प्राप्त होगा। आप इसका गलत अर्थ न लगाएं और प्रसन्न होकर सीनेट में चलें। सीनेट के सदस्य आपको राजमुकुट पहनाना चाहते हैं। यदि आज आप नहीं गए तो सभी आपको कायर समझकर आपका मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहते हैं, जब तक कलपुर्निया को शुभ स्वप्न नहीं आएगा तब तक सीरज का राज्याभिषेक नहीं होगा। डेसियस की बात ने सीजर के विचार को बदल दिया। तभी वहाँ ब्रूटस, कास्का, कैसियस आदि भी आ पहुंचे। सीजर तैयार होकर उनके साथ राजधानी को चल दिया। सीनेट में पहुंचते ही सीनेट पॉपुलिसियस ने कहा, तुम्हारा प्रयास सफल हो। यह सुनकर षड्यंत्रकारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सोचा था कि शायद उनकी योजना लीक हो गई हो, लेकिन ब्रूटस ने उन्हें समझाया कि पॉपुलियस की बात का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। इस बात से सीजर के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। फिर उनके संकेत पर एंटोनियस नामक षड्यंत्रकारी एंटोनियस को बाहर लेकर चला गया। सीनेट की कार्यवाही आरंभ हुई। डेसियस ने मेटेलस सिम्बर को अपनी समस्या सीजर के समक्ष रखने के लिए कहा। मेटेलस ने सीजर के सम्मान में सिर झुकाया और उसे अपने भाई पब्लियस सिम्बर के निष्कासन का आदेश वापस लेने की प्रार्थना की। सीजर रुखे स्वर में बोला, मेटेलस, तुम्हारे सिर झुकाने या नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने से मेरे मन नहीं पिघलेगा। इस प्रकार कपट से लिपटी सौजन्यता दिखाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज तक न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ हूँ। तुम्हारा भाई का निष्कासन राष्ट्रीय कानून के अनुसार हुआ और मैं इसे नहीं बदल सकता। इस तरह उसने सिम्बर को धुतकार दिया। उसके बाद ब्रूटस और कैसियस ने भी पब्लिक सिम्बर को मुक्त कराने की प्रार्थना की। सीजर ने उनकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए बोला, मैं न तो व्यर्थ के किसी को दंड करता हूँ और ना ही बिना किसी ठोस कारण के अपना निर्णय बदलता हूँ। इसलिए तुम निर्णय बदलने की उम्मीद छोड़ दो। पब्लियस के निष्कासन पर मैं पूरी तरह अटल हूँ। डेसियस और सिन्ना ने भी दया की अपील की, लेकिन सीजर ने उन्हें डांट दिया। मैंने ब्रूटस की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं बचता। सीजर का व्यवहार देखकर कास्का गुस्से में भरकर बोला, ठीक है, अब हमारे हाथ
ही हमारी बात को पूरा करेंगे। यह कहकर उसने सीजर पर छुरे से वार कर दिया। फिर सभी एक एक करके उसे छुरा घोंपने लगे। अंत में ब्रूटस ने छुरा निकालकर सीजर के सीने में घोंपा। षड्यंत्रकारी ने अपने विश्वास मित्र ब्रूटस को देखकर सीजर मर्माहित हो उठा। उसके मुख से केवल इतना ही निकला, ब्रूटस तुम भी। इतना कहते ही सीजर ने दम तोड़ दिया। सीजर के मरते ही सिन्ना ने प्रसन्न होकर घोष किया, अत्याचारी का अंत हो गया, अब हम स्वतंत्र हैं। इसके बाद ब्रूटस ने सीनेट के सदस्यों को भय रहे तो उन्हें तथा शांत रहने के लिए कहा। फिर उसने राष्ट्र के नाम जनहित संदेश प्रसारित किया, जिसमें रोम को क्षति न पहुंचाने की बात की गई थी। इधर एंटोनियस को सीजर की हत्या का समाचार मिला तो घर भाग गया। बाद में उसने नौकर के यहाँ षड्यंत्रकारी के पास संदेश भेजा कि यदि वे उसे अभय प्रदान कर दें तो वह सदा उनका वफादार सहयोगी बनकर रहेगा। किंतु यह उसकी एक चाल थी जिसे षड्यंत्रकारी समझ न सके। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। एंटोनियस उनके पास गया और उनकी तारीफ के पुल बांधते हुए बोला, आप राष्ट्र के हितैषी हैं, आपने सीजर की हत्या राष्ट्रहित में ही की होगी, इसीलिए मुझे उनकी हत्या का कोई सरोकार नहीं। किंतु सीजर मेरे मालिक थे, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं विधिवत और सम्मानपूर्वक उनका दाह संस्कार करना चाहता हूँ। षड्यंत्रकारी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में बुरी तरह फंस गए थे। उन्होंने सीजर का शव उसे सौंप दिया। एंटोनियस सबको लेकर जनता के बीच पहुंचा और रोते हुए बोला, यही वही महान जूलियस सीजर है जिन्होंने 3 बार रोम के राजमुकुट को ठुकरा दिया था, जिसने रोम की जनता के सामने स्वयं को सौंप दिया था। ये रोम के लिए अनेक भले कार्य करना चाहते थे, लेकिन इससे पूर्व ही षड्यंत्रकारियों ने इनकी हत्या कर दी। आप ही उनसे अपने राजा की हत्या का प्रतिशोध लें, तभी महान जूलियस सीजर की आत्मा को शांति मिलेगी। सच का पता चलते ही रोमन प्रजा भड़क उठी। उन्होंने षड्यंत्रकारी को घेर लिया और उनका वही हश्र किया जो इतिहास में विश्वासघातियों के साथ होता है। तो फ्रेंड, आज की जो कहानी थी यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।